हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में क्या कुछ हो रहा है उसे बारीकी से समझने के लिए हम इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अहमदाबाद यानी गुजरात का बड़ा शहर, पहले वो राजधानी भी होती थी, अब गांधीनगर। उसी को भाजपा ने कहा था कि गुजरात मॉडल हम पूरे देश में लाए। अहमदाबाद में क्या कुछ हो रहा है उसमें बहुत दिलचस्प कुछ वाकयात हैं। दिलचस्प मैं सिर्फ पत्रकारिता के लिहाज से कह रहा हूं, लेकिन अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। उसी में अभी हाल ही में अहमदाबाद में एक जगह है जिसका नाम है उद्धेश्वर इलाका। उसमें संतोषी माता का मंदिर है, महाकाली रोड पर। वहां एक पंडित रजनीकांत पांड्या, वहां पर पंडित रजनीकांत पांड्या हैं जो मुसलमान औरतों का बुर्का ओढ़ करके मंदिर से बाहर जाते थे, मंदिर के अंदर आते थे। अफवाह ये उड़ाई गई कि कोई मुस्लिम औरत इस मंदिर में आती है और कई घंटे वहां रहती है। यानी एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन था मुस्लिम औरतों का। इसको समझने के लिए इसकी हकीकत क्या है, वहां अहमदाबाद से पत्रकार हैं सहल कुरैशी साहब। वो देश लाइव यूट्यूब चैनल के लिए काम करते हैं, बहुत ही एक्टिव पत्रकार हैं। उन्होंने अब से पहले पिछले रमजान में शाहपुर इलाके से अहमदाबाद में रमजान के दिनों में रोजा अफ्तार से कुछ मिनट पहले पुलिस की ज्यादतियों पर भी एक रिपोर्ट की थी, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प इसमें ट्विस्ट आया है, वो ये कि साइबर सेल जो पुलिस की होती है उसने उन्हें नोटिस भेजा है और ये कहा है कि ये मंदिर के पंडित वाली स्टोरी जो है आप डिलीट कर दो, ये कानून के खिलाफ है। ये इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज जुड़े हैं अहमदाबाद से सहल कुरैशी साहब। बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, अच्छी पहचान के साथ वो काम करते हैं और हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी वो वीडियो आप जाकर के देखेंगे तो आपको ये सब कहते हुए मिलेंगे कि देश में एकता और समाज के अंदर मोहब्बत प्यार बाकी रहे, उसको वो हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये स्टोरी असल में क्या है, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ, और आप अहमदाबाद में पत्रकारिता करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? इस स्टोरी के बारे में बताइए और आप अपने किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये भी जरा बताइए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पे बात करने का। और आप जो अरे साहब, ये एक छोटी सी कोशिश है और ये कोशिश इसीलिए करनी पड़ी है कि सही जर्नलिज्म करने का कहीं मौका नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो जो आपने मुद्दा उठाया काजी साहब, और अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए काजी साहब, जिस तरीके से आपने जो बात कही, जो दुधेश्वर का जो मामला आपने बताया, जो ये पुजारी को लेके जो ये मामला था अहमदाबाद के दुधेश्वर इलाके में, जो महाकाली रोड पर मंदिर मुखी का मंदिर है ये। असल में ये था कि 7, 8, 9 तारीख को अहमदाबाद के कई सारे ग्रुप्स हैं और अलग अलग जगहों पे, सोशल मीडिया पर, सब जगहों पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये दिखाया गया कि एक बुरके वाली औरत आती है, उसके पीछे कुछ लोग आते हैं और वो उस औरत को मंदिर के पास में, बिल्कुल दरवाजे के पास में रोकते हैं और उसे कहते हैं कि अपना चेहरा बताओ। जब वो औरत अपने उससे नकाब हटाती है अपने चेहरे से, तो लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि वो जो उस मंदिर, जिस मंदिर के पास संतोषी माँ का मंदिर, उसके जो पुजारी हैं रजनीकांत पांड्या, वो रजनीकांत पांड्या खुद जो है वो बुर्का पहनकर इस तरीके से आए थे। जब उन्होंने कहा कि तुम बुर्का ओढ़ो, बुर्का पहन घूमते हो, क्यों पहना है आपने, ऐसे बातचीत के दौरान ही वो मंदिर के सीढ़ी पर चढ़कर मंदिर के दरवाजे पर बिल्कुल जाकर खड़े हो गए। उसके बाद वहां से उन्होंने अपना बुर्का उतारा। बुर्का उतारने के बाद अपना, जब उन्होंने अंदर देखा तो गेरुआ कलर का, भगवा कलर का उनका जो पंडित का कुर्ता होता है वो उन्होंने पहना हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अपने कमर के पीछे से तकरीबन
1 फुट लंबी जो है वो कटार निकाली, जो बड़ा चाकू होता है वो निकाल के ऐसे करके दिखाया। तो लोगों ने कहा आप ये भी लेकर घूमते हो, क्यों लेकर घूमते हो? तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके पहले और उसके दौरान जो है वो कुछ लोगों ने ये बातें भी मुझे कही, उस इलाके के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर ये हवा फैल रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी कि कोई मुस्लिम औरत है, वो मंदिर के अंदर जाती है और 5-6 घंटे तक बाहर नहीं आती है। आप सोचिए कि किस तरीके की बदनामी एक मुस्लिम औरत की यहाँ पर की जा रही थी, और लोगों को शक होने लगा। क्योंकि काज़मी साहब देखिए, हम लोग पहले भी ऐसे देखते आए, जो लोग जर्नलिज्म करते हैं उनको आपको सब अच्छे से पता है कि किस तरीके से साजिशें रची जाती है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं बुरके में। जब शाहीन बाग में सीएए एनआरसी का जब हो रहा था, तो वहां से जो पकड़ी गई थी गुंजा कपूर, बुरके में वहां से पकड़ी गई थी वो। ऐसे कई मामले होते रहते हैं। कई बार ये वीडियो भी आते हैं कि भाई किसी मंदिर में कोई हरकत करता है, पता चलता है कि वो कोई कार्यकर्ता था किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ और उसने बुर्का पहना हुआ था। तो ये जो मुझे पहले से इस बात में था कि ऐसा कुछ न हो, ऐसे बदनामी कोई किसी की न करे, तो मैंने सोचा कि लाइए जाकर देखते हैं, पंडित जी से बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार ये चाहते क्या है, क्यों ये एक बुर्का पहनकर क्यों ये ऐसे घूम रहे थे। तो बस ये नॉर्मल एक मैंने छोटी सी एक कोशिश की थी कि लोगों तक एक सच्चाई को पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि हकीकत क्या है इस वीडियो की। तो मैं गया, मैंने रजनीकांत पंड्या जो वहाँ के जो पुजारी हैं, मैंने उनसे बातचीत की, और आप देखिए वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, अभी अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी वो। तो लोगों ने उसको देखा, लोगों ने काफी उसको सराहा, क्योंकि जब पंडित जी से मैंने जो बात की पुजारी से, तो काफी हल्के अंदाज में, हालांकि मैंने उसमें से कुछ अल्फाज का वो नहीं कहा था। आप उस वीडियो को देखिए। मैं तो, और अब सोचिए कि जिसने वीडियो ये बनाया, जिसने बुर्का पहना, जिसने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने खबर दिखाई कि हकीकत क्या है, पुजारी क्यों बुर्का पहन के जाते थे, पुजारी से कुछ सवाल किए हमने, और उसको लेकर जो है वो साइबर सेल ने मुझे जो देश लाइव को एक नोटिस दे दिया कि भाई आप इस वीडियो को फौरन हटा लें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, देखिए, क्योंकि उसमें ये था कि पंडित जी से मैंने बात की, इसके अलावा एक वीडियो था सोशल मीडिया पे, गुजराती जबान में कुछ नौजवान लड़के थे, वो जो है वो कुछ हथियार लेकर बैठे हुए थे, तलवार और छुरे चाकू लेकर बैठे हुए थे, और वो वीडियो खूब वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये बोल रहे थे कि 50,000 का मोबाइल आपके काम में नहीं आएगा, 500 रुपए की तलवार अपने साथ रखो, ये तलवार आपकी बहन बेटी की इज्जत को बचाएगी और आपके मजहब को बचाएगी। ये एक कोई लड़का जो था ये इस तरह का वीडियो वायरल कर रहा था। तो उस वीडियो को भी मैंने अपनी इस खबर में शामिल किया था, और मैंने कहा था कि इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो में जो लोग ये बोल रहे हैं ये युवा हैं, इन युवाओं में ये नफरतें कहां से आती है, युवाओं को संयम बरतना चाहिए। ये भी मैंने उस वीडियो में बात की है, और इस वीडियो में आगे चलकर मैंने ये भी कहा कि देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो मजहब हैं, सभी को एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हर मजहब एक दूसरे की इज्जत की बात सिखाता है। तो ये बातें मैंने कही थी, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाना कि को नोटिस दिया जाना, साइबर क्राइम की तरफ से नोटिस आया है, और ये विवरण हटा लीजिए, ये सांप्रदायिक सुधार वाला वीडियो है। कासमी साहब आप सोचिए, आप देखिए, कई चैनल ऐसे होते हैं, कई पत्रकार ऐसे होते हैं, सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बहुत ही भड़काऊ वीडियो जो है वो शाया करते हैं, जारी करते हैं, वायरल करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा स्पेशल सेल से कि क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? हमने तो एक कोशिश की है, सच्ची खबर को, एक जो ट्रू जर्नलिज्म जो होता है, हमने बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक खबर की है देश लाइव ने, और उसको लेकर आपने इसे निशाना बना दिया। अच्छा, सहल कुरैशी साहब, आपको मालूम होगा अभी पिछले दिनों सुदर्शन टीवी ने उसके बड़े अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं, हालांकि आजकल तो पत्रकार की डेफिनेशन बताना बड़ा मुश्किल हो गया है कि पत्रकार कौन है, और उन्होंने बाकायदा मुसलमान जो बच्चे पढ़ करके यूपीएससी एग्जाम पास करते हैं, उसमें उनके मुताबिक ये एक ब्यूरोक्रेसी जिहाद मुसलमान करेंगे, और उसमें यह भी कहा गया उस वीडियो में कि क्या तुम जामिया के जिहादियों को अपने यहाँ इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखना चाहोगे? ये सारी बातें कही गई, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। आपने देश के लोगों को एक साथ जुड़े रहने की बात कही, हिंदू मुस्लिम प्यार करने की बात कही, उसके बाद भी आपको नोटिस भेजा गया है आपके चैनल को। तो ये क्या दोहरा, क्या क्या लगता है आपको,
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी अदालत नहीं है पूरे देश में, एक तरफ वो साइबर सेल जिसने आपके चैनल को नोटिस भेजा है। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात कर रहा है। आखिर क्या आगे क्या हो सकता है? क्यों इस हद तक दोहरा रवैया नजर आ रहा है? देखिए काज़मी साहब, बिल्कुल ये सही बात है कि दोहरा रवैया जो है, आप सोचिए, देखिए हम न्यायपालिका पर, अदलिया पर हम सवाल नहीं उठाते हैं। हम सब जानते हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें तो पता है कि हमें सम्मान करना है अदालतों का। लेकिन ये हकीकत बात है, देखिए, क्योंकि ये साफ है, पत्रकारिता जो आपने कही बहुत अच्छी बात कि आजकल पत्रकारिता का डेफिनिशन निकाली, सुदर्शन की जो बात कही, आप सोचिए क्यों आखिरकार, हालांकि वो आपको वीडियो, हालांकि बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, उसमें कितनी जबरदस्त उन्होंने, कितने आने भड़काऊ तरह की जबान का इस्तेमाल किया था उसके अंदर, वाकई में उससे दंगे भड़क सकते हैं। नहीं, उसके लेकिन बाद बात यह प्रोग्राम भी चल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यही बात मैं तो ये जानता हूं, क्योंकि पहले सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इसमें हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, इस बार कार्यक्रम में कुछ नहीं हो सकता है। तो सीधी बात है, सरकार की जो मंशा है वो वाकई में सवालों के घेरे में। सरकार क्या चाहती है, सरकार के जो सरकार की बात करता है, जो सरकार का जो एजेंडा है, बीजेपी का खासकर जो एजेंडा है, क्योंकि देखिए बीजेपी को वोट लेने के लिए चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी को नफरत और हिंदू मुस्लिम के अलावा वोट नहीं मिल सकते हैं। तो शायद इसीलिए कुछ ऐसे पत्रकारों को पाल के रखा गया है जो इस तरीके की नफरत को फैलाएं। और सरकार है भाई, वो जो कहते हैं कि सरकार उनकी है तो उनको रोकने वाला कौन है, तो इसलिए उनको पूरी शय दी जाती है कि वो अगर कुछ भी करें तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम अगर आ भी कर दें तो लोग हम पर बिल्कुल ऐसे चढ़ जाते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया है। और वो अगर कत्ल भी कर दें तो उनका, तो भाई वो कहते हैं ना, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, सिस्टम उनका है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की बात है। आप सोचिए, थोड़ा सा मैं आपको इसमें वो करना चाहूंगा कि जैसे अभी जो मौजूदा जो मामला चल रहा है, कंगना राणावत का मामला चल रहा है, आप सोचिए सुशांत सिंह का जो मामला चल रहा है, भाई जब यही बात आमिर खान जो है बॉलीवुड के एक्टर, जब उनकी बीवी ने ये बात कही थी कि उन्हें डर लगता है, तब उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान रहने चले जाइए। और बीजेपी के नेताओं ने भी उनसे पूछा कि बताइए आपको हम किस देश का वीजा दिलवाएं, आप कहां जाना चाहते हैं, कहां बसेंगे आप जाकर, आप इंडिया छोड़कर चले जाइए। अब यही बात तो कंगना राणावत ने भी की है। तो ये दोहरा मापदंड आखिरकार कहां से आता है? कंगना राणावत ने अगर यही बात कही कि उसको बॉम्बे में सेफ फील नहीं होता है, तो उनको तो बिल्कुल राष्ट्रभक्त बताया जा रहा है। और यही बात जब आमिर खान की बीवी ने कही थी तो उनको बिल्कुल देशद्रोही बता दिया गया। ये बाकायदा एक प्लान की जाती है यहाँ की कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से, यहाँ की सरकारों के माध्यम से। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है। अच्छा देखिए, सरकार जो जनता चुनती है वो देश अच्छे से चले इसलिए चुनती है सरकार। और सरकार की एक हिस्सा होती है पुलिस, और पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं समाज में कहीं टकराव ना हो, हालात अच्छे रहें, मुल्क शांति से चले। अगर सरकार ही ऐसे रास्ते पर जा रही है, इस तरह से इशारे मिल रहे हैं, तो भड़काने वालों को आगे बढ़ाती है, जो फसाद करते हैं उनको आगे बढ़ाती है, मॉब लिंचिंग करने वालों को बाकायदा सरकार अपना सामान बनाती है, सरकारी नौकरियां देती है, तो आखिर फिर आगे क्या? पत्रकारिता कैसे देश में, कैसे पत्रकारिता हो? और पत्रकारिता ही, देखिए एक काम, मुझे एक तजर्बा हुआ कि मैं कोई स्टोरीज कर रहा था किसी पर, और उसमें जाहिर है क्रिटिसाइज करने की जो गुंजाइश थी उस पर मैं बात कर रहा था। तो उन साहब ने मुझसे पूछा कि आपको हमारे अच्छे काम नजर नहीं आते? तो मैंने ये कहा कि देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर अगर धब्बा है तो वो तो हम बताएंगे ना। तो ये अगर पत्रकार ही नहीं रहेंगे वो धब्बा बताने वाले और उसको चेहरे को साफ करने वाले, तो आखिर देश बेहतरी की तरफ कैसे चलेगा? जी। तो इसमें आप ये बताइए कि आखिर क्या लगता है आपको, ये इस तरह से पुलिस का ये रवैया, जिसमें उस पंडित को, जिस पंडित ने इतना बड़ा गुनाह किया है, जी, सहल कुरैशी साहब, ये देखिए सरकार जब जनता बनाती है डेमोक्रेसी में तो वो अच्छा मुल्क चले इसलिए बनाती है,
और सरकार की जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी देश में सद्भाव बनाए रखने की होती है, सभी समाज के सभी हिस्सों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ाने के लिए, और ये वैसे भी देश की तरक्की के लिए भी जरूरी होता है। इस ऐसे ऐसे माहौल में आखिर पत्रकारिता कैसे की जाए, जब आपने एक सच्चाई दिखाई, उस मंदिर के पुजारी से कोई सवाल नहीं किया जा रहा कि तुम बुर्का ओढ़कर पहन करके क्यों जाते थे, और आपके चैनल को नोटिस भेजा जा रहा है। तो फिर आखिर पत्रकारिता कैसे की जाएगी? आप अहमदाबाद में हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि आपने कई ऐसी स्टोरी की हैं जो शायद उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन मुल्क के संविधान के हिसाब से आपने, जहां तक हम समझते हैं, पत्रकारिता के उसूल के लिहाज से आपने स्टोरीज की हैं। तो आखिर पत्रकारिता कैसे होगी, क्या होगा? अहमदाबाद में कैसे आप पत्रकार के तौर पे महसूस कर रहे हैं, और देश में जो पत्रकारिता का हाल है उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए काज़मी साहब, एक अभी कुछ ये लॉकडाउन की ही बात है। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि एक कोई वेब चैनल एक लड़का चलाता था, उसने सिर्फ एक खबर ऐसी कुछ अपनी वेबसाइट पे डाल दी थी कि भाई अब जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, और किसी और एक नेता का नाम दिया कि अब ये जो है वो बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे गुजरात के। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी खबर को डालते हैं तो ये कॉमन है, आपने खबर चलाई। आप सोचिए सिर्फ इस खबर को लेकर उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया, सिर्फ इस खबर को लेकर। तो और दूसरा, अभी गुज़िश्ता दिनों गुजरात सरकार एक जो नया जो पासा का कानून है उसमें कुछ नहीं, और उसमें ये बात कही गई है सरकार की तरफ से कि अगर सोशल मीडिया पर कुछ खबरें अगर ऐसी होती है, सरकार को अगर उस पर शक होता है, तो उस खबर को फैलाने वाले को उठाकर पासा में डाल दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इससे काज़मी साहब ये साफ बात है कि देखिए, जो मीडिया का जो काम होता है, पत्रकारों का जो काम होता है, पत्रकारों का काम ये होता है कि भैया आप सरकार की गोद में जाकर न बैठें। सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो खामियां हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाती है, जो जनता को नुकसान पहुंचाती है, उसको जो है वो जनता के सामने लाकर बताया जाए, सरकार को आईना दिखाया जाए। ये काम होता है पत्रकारों का। लेकिन आजकल के जो पत्रकार हैं वो इस तरीके से बिल्कुल कदमों में लौटने लगे हैं सरकार के, सत्ता के, तो ये बड़ा सवाल उठाता है। तो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बाकी के पत्रकारों को जो है वो पत्रकारिता करने में काफी परेशानियां आ रही है। क्योंकि आप देखिए, ऐसे ये पहली बार तो हुआ नहीं है, कई ऐसे बड़े बड़े पत्रकार भी रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसी खबरों को दिखाया। हालांकि देखिए, आप अगर किसी नीति का विरोध करते हैं तो आप व्यक्ति विरोधी नहीं होते, आप सत्ता विरोधी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये चलन चल चुका है कि आप अगर गलत नीति का विरोध करते हैं, आप अगर सरकार के किसी कदम से सहमत नहीं हैं, तो आप पर सीधे देश विरोधी होने का बिल्कुल एक ठप्पा लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ही ऐसी है। दूसरा, एक से जहां मान लीजिए बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनको तो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2019 के बाद से जिस तरीके से भदपेट रही है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, उसको लेकर जो है वो पूरी सत्ता पक्ष जो है, बीजेपी जो है, आईटी सेल जो है वो काफी वो उबाल मारने लगे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिरकार मोदी के पुराने वीडियो निकालकर अब जारी किए जा रहे हैं, जो सरकार की गलत नीतियां हैं। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत जल्दी से बाहर आ जाती है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर हैं, जो छोटे मोटे से अपना जो काम करके चला रहे हैं, उन पर जो है वो अब बिल्कुल पंजा मारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चैनलों को, गोदी मीडिया को तो बिल्कुल अपने जाल में ले चुके हैं सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग, सरकार के लोग। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर किस तरीके से पाबंदी लगा दी जाए, जैसे जिससे कि सरकार के खिलाफ जो छोटी से छोटी आवाज है उसको भी दबा दिया जाए। तो यकीनन ये बड़ा वो है कि आखिरकार पत्रकारिता कैसे की जाए। आप अगर कुछ सवाल उठाते हैं तो आपको बिल्कुल देशद्रोही बता दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर यह कानून आ चुका है कि अगर आप पत्रकार हैं या आप कोई भी, आप अगर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अगर आप कोई भी वीडियो ऐसा बना के डालते हैं, सरकार को अगर उस पर जरा सा भी एतराज हुआ तो आपको उठाकर सीधे पासा में डाल देंगे, यानी 6-7 महीने तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये तो साफ बात है कि सरकार डराने की बिल्कुल यहाँ पर कि आप हमारे खिलाफ एक अल्फाज मत बोलो वरना आप अंदर डाल दिए जाओगे, वरना आप भी डॉक्टर कफील होगे। तो ये तो जो है वो बिल्कुल इसमें लोगों को। अच्छा, दूसरी बात काज़मी साहब, इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनता को भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ये पुजारी का मामला जब सामने आया तो कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल किए, कुछ लोगों ने मुझसे बात की कि इसमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए,
कानून के सिवा कोई रास्ता हमें अपनाना नहीं है। हम हिंसा के रास्ते पे जाना नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहिए हमें। मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए आप सीधे, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, गलत हुआ है, तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में और एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। आप सोचिए, ये गुजरात मॉडल है कि यहाँ पर लोगों ने मुझे ये कहा कि हम एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें किसी उल्टे मामले में फंसा दिया जाएगा। ये गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, ये अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि गुजरात मॉडल है, बहुत सुख शांति यहाँ पर है। ये सुख शांति है कि एक नॉर्मल एक कोई खबर ऐसी आ गई है, कोई पुजारी गलत काम अगर कर रहा है, हथियार लेकर बुर्का पहनकर घूम रहा है, एक खास एक लिबास को बदनाम कर रहा है, वो उसके खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है तो भी आपको डर लग रहा है कि आप अगर एफआईआर कराने जाओगे तो पुलिस आपको उल्टा डांटेगी, आपको गलत केस में फंसा देगी। तो पत्रकारों की तो बात छोड़िए काज़मी साहब, एक जो नॉर्मल आम जनता है वो खुद क्या फील कर रही है गुजरात में, मोदी के गुजरात में, ये बड़े सवाल उठा रहा है। लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए कि देखिए, अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच पर हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब वो वक्त निकल चुका। आपका कितना खराब, आप ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे, आपका क्या खराब होगा? आपके युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, आपके पास में सुरक्षा नहीं है। आप अगर बाहर जाते हो, आपका नाम सहल है, आपका नाम मोहम्मद है, तो आप बिल्कुल सीधी बात है, किस तरीके से आपकी मॉब लिंचिंग होती है ये सभी को पता है। अभी आप देखिए, एक मामला आया है, कल ही का एक मामला है कि कोई एक लड़का था, मुसलमान था, अब पता नहीं क्या उसने एक बात की, उसके यहाँ पर उसके हाथ पर जो है वो 786 का टैटू बना हुआ था। सिर्फ इस बात को लेकर कि वो मुसलमान है, 786 का टैटू बनाए, उसका पूरा हाथ काट दिया गया। तो आप कहां सुरक्षित हैं? आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके साथ में यही सब होता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, कम से कम आवाज तो उठाएं। जो पहले जो आंदोलन हुआ करते थे सरकार के खिलाफ में, सरकार की नीतियों के विरोध में जो आंदोलन हुआ करते थे, युवाओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर इस तरह का एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप आंदोलन खड़ा नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेगी। आप तो खुद तो यहाँ पर भुगत रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे बड़े होकर आखिरकार किस तरह के भारत का निर्माण किया जा रहा है, ये हम सभी को सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी? आम आदमी यहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेगा? ये बड़ा सवाल है। जो आम आदमी की आवाज जो उठाते हैं जो पत्रकार, जब उन्हें ही दबा दिया जाएगा तो फिर जनता के तो हौसले वैसे ही पस्त हो जाएंगे, वैसे ही वो हक बात को बोलने से डरेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी कोशिश होती है कि जहां की जो खबर है वहीं से बात की जाए। सहल कुरैशी साहब चूंकि खुद चैनल को चला रहे हैं और वो खबर उन्होंने ही की थी, तो इसलिए हमने उन्हीं से बराह रास्त बात करने की कोशिश की है और आपको इसके साथ साथ गुजरात मॉडल की और बहुत सी चीजें भी बताई हैं। अब मैं आखिर में देश के लोगों से, सरकार से, पुलिस से एक ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या अगर कोई मुस्लिम होता और वो पुजारी का लिबास पहन करके कहीं ऐसी कोई हरकत करता और कोई किसी भी तरह से हिंदू समाज के या धर्म के खिलाफ कोई काम करता, तो क्या इसी तरह से सिस्टम इस पुजारी के मामले में जिस तरह से खामोश बैठा है, क्या ऐसा ही होता या बहुत कुछ वावेला हो चुका होता? हमने अभी पिछले दिनों कोरोना के शुरू में जिस तरह से निजामुद्दीन के मरकज को निशाना बनाया गया पूरे देश के मीडिया ने, जिस तरह से कोरोना बम कहा गया, हर मुसलमान को कहने की कोशिश की गई, ये दोहरा रवैया हर सतह पर है। वो कहां तक ये मुमकिन था कि अगर मुसलमान ऐसी कोई हरकत करता जैसी इस पुजारी ने की है, तो क्या ये सिस्टम इसी तरह से खामोशी से देखता? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश के लोगों को, कानून के जानने वालों को, पार्लियामेंट और विधायिका में बैठे हुए लोगों को, अदालतों में बैठे हुए लोगों को इस सब पे गौर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। मैं अब इजाजत लेना चाहूंगा। सभी दर्शकों को एक बार मैं फिर कहूंगा कि इस सवाल पर जरूर गौर करें। क्या अगर कोई मुसलमान ऐसी कोई हरकत करता तो क्या उसको इसी तरह से खामोशी से देखा जाता? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।